औरंगजेब दिल्ली में दीवाने खास में अपने दरबार के अन्य सभासदों के साथ अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। तभी एक सिपाही दरबार में आकर यह बताता है कि एक गुप्तचर दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहता है। तत्पश्चात उस गुप्तचर को औरंगजेब की अनुमति से दरबार में उपस्थित किया जाता है। गुप्तचर बहुत ही भयभीत लग रहा था। उस गुप्तचर ने धीमी आवाज में कहा, परसों देर रात गुवाहाटी में मुगल सेना पर आकस्मिक हमला हुआ। शत्रुओं में तलवारों की चमक के अतिरिक्त मुगल सेना को कुछ और दिखाई नहीं दिया। इस युद्ध में अनगिनत मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। सेना नायक और हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया गया और अपने प्राणों को संकट में देखकर शेष मुगल सैनिकों के हाथों से उनकी तलवारें छूटने लग गई और वे अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए। यह सुनते ही औरंगजेब क्रोध से भर उठता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है और वह एक सिपाही को आदेश देता है कि किसी संदेश वाहक को बुलाया जाए दरबार में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल अनकहा भारत पर। आखिरकार वह कौन सा योद्धा था जिसके भय से औरंगजेब को अपना पूर्वोत्तर विजय का अभियान छोड़ना पड़ गया? वह योद्धा थे असम के वीर सेनापति लाचित बोरफुकन। इस बात की शुरुआत असम के अहोम साम्राज्य से होती है। असम एक हिंदू बहुल राज्य था जिसके सिंहासन पर उस समय महाराज चक्रधर सिंह आरूढ़ थे। मुगलों की विस्तारवादी नीति से भारत के कई राज्य ग्रसित थे, लेकिन दक्षिण मध्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की अगुवाई में मराठा योद्धाओं ने औरंगजेब शासन की नींव हिला रखी थी। महाराष्ट्र में लगने वाले हर हर महादेव के युद्ध घोष की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही थी। दक्षिण के क्षेत्र में मुगल प्रभावहीन हो रहे थे। अपना वर्चस्व बनाए रखने हेतु औरंगजेब ने पूर्वोत्तर विजय का अभियान शुरू किया। असम की उपजाऊ भूमि हमेशा से ही मुगलों के लिए आकर्षण का कारण बनी रही थी और वह अहोम साम्राज्य को किसी भी तरह से अपने अधीन करना चाहते थे। यही कारण है कि 13वीं सदी की शुरुआत से ही असम पर 17 बार आक्रमण हुए और असम की सेना ने हर बार उनका डटकर सामना किया और मां कामाख्या के आशीर्वाद से उन्हें कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। परंतु इस बार मीर जुमला के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना ने असम पर आक्रमण किया और असम सेना उनका सामना नहीं कर पाई। इस युद्ध में अहोम साम्राज्य की हार हुई और उन पर एक लज्जाजनक संधि थोप दी गई। मानस नदी से लेकर गुवाहाटी तक का क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में चला गया। क्षेत्र हिंदू बहुल था, अतः मुगलों ने बर्बरता दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सर्वदा की भांति हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण किया गया। गैर मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार होना सामान्य हो गया था। स्वयं महाराज चक्रधर भी इन कृत्यों से अनविघ्न नहीं थे। उन्होंने गुवाहाटी को पुनः मुगलों से मुक्त कराने का संकल्प लिया और सेना को गुवाहाटी पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इसकी अगुवाई की जिम्मेदारी दी गई अहोम सेना के सेनापति लाचित बोरफुकन की। लाचित बोरफुकन एक महान योद्धा और रणनीतिज्ञ थे। वे मानव शास्त्र दक्ष थे और हिंदू शास्त्र में विश्वनाथ थे। परंतु सीधी युद्ध में मुगलों को हराना उनके लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि मुगलों की सेना संख्या में अहोम सेना से बहुत बड़ी थी। इसलिए उन्होंने पारंपरिक गोरिल्ला नीति से आक्रमण करने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में सिंहनाद करती अहोम की सेना मुगलों पर चारों ओर से टूट पड़ी। मुगल कुछ समझ पाते इससे पहले ही अहोम की सेना की तलवारों ने उन्हें यमपुरी की ओर भेज दिया। मुगल सेना नायक और हजारों सिपाहियों को बंदी बना लिया गया। अपने प्राणों को संकट में देखकर शेष मुगल सैनिक भयभीत होकर भाग गए। गुवाहाटी एक बार पुनः असम का हिस्सा थी। राजा चक्रधर इस बात से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने लाचित का सम्मान करने हेतु उन्हें राजधानी आने के लिए बुलावा भेजा, परंतु लाचित ने सविनय इसे टाल दिया। लाचित इस बात से भली भांति परिचित थे कि लड़ाई उन्होंने अवश्य जीत ली है, परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्हें इस बात का भी ज्ञान था कि मुगल
इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। इसलिए उन्होंने एक दिन विश्राम के पश्चात सेना को पुनः एकत्रित होकर युद्धाभ्यास में लग जाने का आदेश दिया। महाराज चक्रधर उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने लाचित को एक विशेष तलवार भेंट की जिसकी हत्थी सोने की बनी हुई थी। लाचित को अपने गुप्तचरों से यह सूचना प्राप्त हुई कि मुगलों की एक विशाल सेना जिसमें 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 तुर्की घुड़सवार, 5,000 बंदूकची, 1,000 से अधिक तोपों का अलावा नौकाओं का विशाल बेड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते ढाका से असम की ओर चली और गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगी है। लाचित ने मुगलों के प्रवेश के सारे मार्गों पर अवरोधों का निर्माण करवाना आरंभ कर दिया। बड़ी बड़ी प्राचीरों का निर्माण किया जा रहा था। एक ऐसे ही प्राचीर के निर्माण का कार्य चल रहा था। समय कम था और काम अधिक, इसलिए काम सारी रात चलना था, जिसकी जिम्मेदारी अपने मामा को देकर लाचित स्वयं किसी और प्राचीर का अवलोकन करने चले गए। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि कार्य ठप पड़ा हुआ है। उनके मामा ने बताया कि वे सब थक गए थे, इसलिए प्राचीर का काम बीच में ही रोक दिया। आलस और कार्य के प्रति ऐसी उपेक्षा देख लाचित क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपने मामा का सिर धड़ से अलग कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि मेरा मामा मेरे राज्य से बढ़कर नहीं है। सेना को संदेश मिल चुका था। वह पुनः काम में लग गए और प्राचीर रात भर में ही बनकर तैयार हो गया। गर्मियों का समय था और ब्रह्मपुत्र नदी अपने सर्वाधिक संकीर्ण रूप में थी। अतः लाचित ने सरायघाट के इस क्षेत्र को युद्ध भूमि के रूप में चुना। मुगलों के बड़ी बड़ी नावों को नियंत्रित करना कठिन हो रहा था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, मुगल सेना को यह समझ में आने लगा कि वह लाचित के बनाए हुए व्यूह में बुरी तरह से फंस गए थे। हाथ में यमदंड की भांति तलवार लिए लाचित मुगलों का संहार कर रहे थे। इसी बीच युद्ध लड़ते हुए लाचित बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें अहोम सैनिक के एक शिविर में लाया गया। युद्ध हाथ से निकलते देख मुगलों ने भी पत्र लिखकर अपनी अतिरिक्त सेना को भी बुलवा लिया। एक क्षण ऐसा भी आया जब अपनी और बड़ी बड़ी नौकाओं को आते देखकर अहोम सेना भी हतोत्साहित होने लगी। जब लाचित को इस बात का पता चला तो उस अवस्था में भी वे कुछ सैनिकों और 7 नौकाओं को अपने साथ लेकर पुनः युद्ध भूमि में आ गए। लाचित ने अपने सैनिकों से कहा कि जिसे अपने प्राणों का भय हो वह युद्ध छोड़कर जा सकता है, परंतु जाकर मेरे महाराज से यह अवश्य कहना कि उनका सेनापति अपनी आखिरी सांस तक और खून की आखिरी बूंद तक शत्रुओं से अकेले लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। युद्ध के भय से हतोत्साहित सैनिकों में लाचित के इन शब्दों ने नव ऊर्जा का संचार कर दिया। अपने पराक्रमी और यशस्वी सेनापति के मुख से इस प्रकार की भावुक शब्द सुनकर अहोम सेना क्रोध और भावुकता से भर उठी। उनके मन में लाचित के प्रति जितना स्नेह था, मुगलों के प्रति उतना ही क्रोध, और यह संयोजन मुगलों के लिए किसी काल रात्रि के समान सिद्ध होने वाला था। अहोम सेना के हाथों से गिरी हुई तलवारें पुनः उनके हाथों में आ चुकी थी। अहोम के सैनिक मुगलों पर सिंह की भांति टूट पड़े। उनकी छोटी छोटी नौकाएं मुगलों के बड़े बड़े जहाजों को डुबाने लगी। साधारण से साधारण सैनिक भी कई मुगल सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार रहा था। इस युद्ध में मुगल बहुत बुरी तरह से पराजित हुए। लाचित बोरफुकन ने औरंगजेब के मुंह पर कालिक मल दिया। वहीं दूसरी ओर असम में एक नया सूर्योदय हुआ। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम ने कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयश। लाचित बोरफुकन ने उनके इन शब्दों को आधुनिक काल में सार्थक सिद्ध कर दिया। लेकिन इन सब के पश्चात भी अपने राष्ट्र पर अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले लाचित बोरफुकन को भारतीय शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं दिया गया और विदेशी आक्रांताओं और कट्टरपंथी मुगलों को हमारे समक्ष हीरो बनाकर प्रस्तुत किया गया। और इसका पूरा श्रेय जाता है आजाद भारत के पहले 6 शिक्षा मंत्रियों को। लेकिन हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि भारतीय इतिहास के वे वीर जिनके बारे में आपको नहीं बताया गया
या गलत बताया गया है उनकी वास्तविक जानकारी आप तक पहुंचाएं। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।